कमान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। बिरसा मुंडा ना, बिरसा मुंडा ना, बूढ़ी माई ना, बूढ़ी माई ना, बूढ़ा देव ना, बूढ़ा देव ना। मंदिर भी और चलिए, बहुत यहाँ पे खास करके यूथ जो है बैठे हुए हैं, चाहे वो मातृशक्ति के दीर्घन हो चाहे पितृशक्ति के दीर्घन हो। मैं उन युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले युवा तो वर्तमान में समाज के कर्णधार में यही समझता हूँ। मेरे समाज में इतने यूथ हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा समाज इतना तेजी से भाग रहा है लेकिन जाना कहाँ है उनको पता नहीं। भाग तो रहे हैं लेकिन जाना कहाँ है पता नहीं। मेरे समाज को कहा गया कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। उस दिन से समाज ने आईना देखना बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है, साहित्य समाज की दर्पण है। किसी ने कहा है कि साहित्य समाज की दर्पण है। उन यूथ को साहित्य की ओर लौटना पड़ेगा। जब तक आप साहित्य नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मंच में खड़े होकर के कोई भी चीज अपनी बातों की स्पष्ट रूप से नहीं रख पाएंगे। यूथ को इस चीज को समझना पड़ेगा। बुजुर्गों के सानिध्य के साथ, बुजुर्गों के सहयोग के साथ आपको आगे बढ़ना है और समाज को एक सशक्त और प्रबल समाज बनाना है। दुनिया की तमाम बातें अब तक कही गई है। मुझे लगता है कि जो अच्छी से अच्छी बातें हमारे समाज के लिए, सारे बातें उड़ेल दी गई। तो इन यूथ को यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप से भी बाहर निकलना पड़ेगा और साहित्य को लौटना पड़ेगा। यूट्यूब में या फिर फेसबुक में या तो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप में दिया गया हर जानकारी सही नहीं होता। वास्तविकता में आप अपने इतिहास को जानने की प्रयास करना चाहते हैं या फिर आपको अपने इतिहास जानना है तो आपको साहित्य की ओर लौटना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यही था कि साहित्य समाज का दर्पण है और उस दर्पण में आप अपने चेहरे को देखें और पूरी समाज के चेहरे को देखें कैसे दिखते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे संस्कृति को लेकर के, आदिवासी परंपरा और आदिवासी संस्कृति को लेकर के आज कार्यक्रम का यहाँ पे बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। लेकिन सहभागिता की थोड़ी सी कमी नजर आती है कि उन यूथ को आकर के बैठना चाहिए। अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ पे आए हैं। मैं वकील साहब को भी सुन रहा था, बहुत बढ़िया संवैधानिक विचार उन्होंने हमारे समाज को परोसा है। आप देखते हैं उसको कितना आप ग्रहण कर पाते हैं। दूसरी बात, जब इतना बड़ा मंच बनाते हैं हम, इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं हम, इतनी बड़ी खाने की व्यवस्था करते हैं हम, तो क्या इसमें हमारा पैसा खर्च नहीं होता है? पैसे खर्च करते हैं ना, तो फिर उस पैसे का कोई ना कोई तो महत्व होना चाहिए ना, या तो फिर उस खर्चा से हमको कुछ सीखना चाहिए। तो जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है, उन यूथ से मैं निवेदन करूंगा कि आपको मंच पे आकर के बैठना चाहिए और आप बैठें कि ये फ्री की कार्यक्रम नहीं है। हम अपने घर से 1-1, 2 रुपये चंदा करके, दाल चावल इकट्ठा करके इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा समाज कुछ सीखे और हमारे समाज को एक मजबूत समाज बनाएंगे, हमारे समाज में एकता लाएंगे। तो सामाजिक विचारधारा को लेकर के बैठिए और सामाजिक बातों को रखिए और समाज की विभिन्न पहलुओं पर अपना विचार व्यक्त करिए। देखिए कि हमारा समाज कहाँ पे कमजोर है। हमारा समाज आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है और आर्थिक रूप से कमजोर क्यों है, इसका कारण ढूंढने का प्रयास हमको करना पड़ेगा। हम सशक्त कैसे होंगे? आदरणीय दादा ने बहुत बढ़िया सवाल किए थे बीच में, मैं सुन रहा था कि 70 साल हो गए हमारे समाज का विकास क्यों नहीं हो पा रहा। चिंता मत करिएगा, चिंतन करिए। चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारा समाज आज भी उस सफलता के मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाया, उसका कारण क्या है। और बड़े बड़े हमारे प्रवक्ताओं ने इसको स्पष्ट कर दिया है, आप समझ रहे होंगे। सत्ता ही
विकास की कुंजी है आदिवासियों। पॉलिटिक्स की बातें मैं नहीं रखूंगा, मैं सामाजिक बातें करूंगा, लेकिन आपको इस बारे में विचार करना पड़ेगा और अपनी समाज को दिशा देना पड़ेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आज यहाँ पे हो रहा है। मुझे अच्छा लगा कि आदिवासी संस्कृति की पहनावा मैंने आज देखा और बहुत अच्छे ढंग से एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है समाज के द्वारा। ये मुझे बहुत बढ़िया पसंद आया। और जिसकी संस्कृति उसकी सारी चीज़ें, हम पीछे क्यों हैं भाई? हमारी तो बोली है, भाषा है, जगह है, जमीन है, फिर भी हम पिछड़े हुए। कारण क्या है? इसको ढूंढने की हमको जरूरत है। इतनी अच्छी संस्कृति आदिवासियों की, फिर भी आदिवासी पीछे। कारण क्या है? जब आप इसका अध्ययन करेंगे, हमारे यूथ इसको पढ़ेंगे, साहित्य की ओर लौटेंगे, तब आपको सारी समस्याओं का जड़ मिल जाएगा। तब आप अच्छे से पहल कर सकते हैं अपने समाज को मजबूत बनाने। आपको बता दूं, जिन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी बोली को और अपनी भाषा को संरक्षित नहीं किया है, आज वो पूरे कौम मिट गए। पूरी दुनिया के 576 भाषा विलुप्त हो गए। जापान की एक भाषा है, वो आज पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अलास्का की एक महिला मैरी स्मिथ, 2008 में उसकी मृत्यु हुई। वो आई भाषा बोलने वाली लास्ट महिला थी। उस भाषा को, वो जो भाषा जानती थी, उसको संरक्षित करने वाले कोई नहीं थे। इसलिए आज वो एक पीढ़ी के खत्म होने के बाद उनकी भाषा भी खत्म होते जा रही है। तो संस्कृति को बचाना है तो भाषा की ओर लौटना पड़ेगा। आदिवासियों की जो भाषा है उसको संरक्षित रखना पड़ेगा। वो अच्छी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत सारे भाषाएं जानते हैं, बोलते हैं। संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो ऐसे और तमाम जो भाषाएं हैं जो हमारे आदिवासी कल्चर में, जिनको हम बोलते हैं, समझते हैं, हमारे पूर्वजों की वो देन है, उसे भी संरक्षित करने की जरूरत है। आदरणीय जो है, बहुत अच्छी बातें अभी आप लोगों के सामने रख रहे थे कि आने वाले समय में आपको जनगणना में आदिवासी ऑब्लिक ट्राइब लिखा है। ये समय की मांग है। इसका कारण एक और हो सकता है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मेरे यहाँ खेल का कार्यक्रम चल रहा है, तो दिन भर मैं कल वहीं रहा। शाम को फिर गाड़ी पकड़े हम लोग, फिर रात भर सफर करके यहाँ पहुँचे और हाँ, और फिर आज इस मंच में हूँ मैं। तो आपको समाज के जितने भी पहलू हैं, उन समस्त पहलुओं को ध्यान में रख करके समाज को हम कैसे आगे बढ़ा सकें, समाज को हम कैसे गति दे सकें, इस पर कार्य करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से सशक्त कैसे होंगे। हमारे कवर्धा की एक बात बता रहा हूँ मैं, हमारे कर्मचारी संघ में एक टैक्स बैंक बना के रखे हुए, उसमें से हम 500 रुपये पर मंथ जो भी एम्प्लॉय है वो जमा करता है और वो बैंक को जाता है
उससे जो इंटरेस्ट मिलती है वो इंटरेस्ट संबंधित का नहीं होता है। आप जो मूल पैसे जो दे रहे हैं, प्रिंसिपल जो आपका है वो पैसे आपका है, और जो पैसे इंटरेस्ट से बैंक से मिलती है उस पैसे का उपयोग हम जो बच्चे IIT, MBBS, पॉलिटेक्निक, ऐसे जो लंबी खर्च वाली जो पढ़ाई है वहाँ पे जाते हैं, आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं, उनको हम प्रदान करते हैं। सुविधा समाज को एक सशक्त बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे कुछ और साथी हैं, ये राजेंद्र धुर्वे जी जो है हमारी टीम में, ये भी हैं, हमारे साथ काम करते हैं। एक भरत बैगा जनजाति से बहुत आर्थिक रूप से कमजोर, वो दिल्ली IIT से सॉफ्ट इंजीनियर बन करके आ गया, उसको हमने कलेक्शन करके भेजे थे दिल्ली तक, और आज उसकी 1 महीने की 7 लाख सैलरी है। तो वो लोग हमेशा खड़े रहते हैं समाज को सहयोग करने के लिए। जब आप समाज को सहयोग देंगे, समाज के बच्चों को अच्छे अच्छे क्षेत्र में भेजेंगे, तो बच्चा जरूर आपको सहयोग करेगा। एक बच्चा और है जिसको हमने IIT के लिए भेजा था, आज उसको 6 लाख के आसपास उसको भी पेमेंट है। उसको हमने जो पैसे दिए थे वो कहते हैं सर अब मैं उस पैसे को समाज को वापस करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की योजना आपको बना करके आगे बढ़ाना है, और उन युवाओं को केवल आंदोलन करने के लिए सड़कों पर मत लाइएगा, उनको IIT कराइएगा, मीडिया के क्षेत्र में भेजिए, LLB के क्षेत्र में भेजिए, उनको डॉक्टर बनाइए, MBBS के क्षेत्र में भेजिए, उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, एडवोकेट बनाइए। जैसे हमारे बीच में आज आदरणीय खोबरागढ़ एडवोकेट सर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा जानकारी दिए। हमारे पास दिक्कत ये है, जब हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो हमको वकील ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वकील है नहीं। हम समाज में वकील पैदा किए नहीं, हमने अपने बच्चों को उस लायक पढ़ाए नहीं, ना हमने उसको दिशा दिए नहीं। बिल्कुल। तो आपको अपने बच्चों को LLB कराइएगा, MBBS बनाइए, उसको मीडिया के क्षेत्र में भेजिए, सॉफ्ट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेजिए। बहुत सारे स्कोप है जिसकी हमको वर्तमान समय में जरूरत है, और युवाओं को और प्रोत्साहित करिए और आगे बढ़िए। तो एक इस तरीके की कार्य योजना समाज के अंदर बना करके समाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है आपको, चिंतन करना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में आपको सबको जो जनगणना होगी उसमें आदिवासी ट्राइब ऑप्शन रहेगा, नहीं रहेगा तो भी आप अन्य में आदिवासी तो जरूर लिखाएं। इससे क्या होगा, भारत की जो तमाम जो आदिवासी है इनकी संख्या हमको पता चलेगी, और कुछ संख्या हमको पता नहीं चलने के कारण ये जो रिजर्वेशन वाला जो मामला है बार बार आता है कि रिजर्वेशन कम हो रहा है, इतना हमको मिल नहीं रहा है। आप जनगणना के उद्देश्य 1.3 और 1.4 को पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट हो गया है कि लोगों की समस्त स्थिति को कहना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, चाहे जनसंख्या के रूप से हो, वो आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए जनगणना किया जाता है। दूसरी बात उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है 1.4 में कि ये जो रिजर्वेशन होता है, जो सीमांकन होता है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत हो, वो जो रिजर्वेशन की घोषणा होती है वो उसी जनगणना के अनुसार आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, और ऐसे बहुत सारे बातें हैं, और मैं इन फ्यूचर जब भी मुझे समय मिलेगा तो आपके सबके समक्ष में आने का प्रयास करूंगा। और मैं थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ, और बहुत सारे वक्ता हैं हमारे, उनको भी सुनना है, और मुझे मंच प्रदान किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभारी हूँ।